हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैं आज घर पहुंचा तो घर बाहर से बंद था। अक्सर ऐसा होता नहीं, जब घर पहुंचता हूं तो अंजू मुस्कुराकर दरवाजा खोलती है और गर्म गर्म चाय से मेरा स्वागत करती है। चाबी खोलकर अंदर आता हूँ, देखता हूँ घर बिखरा पड़ा है। अचंभा, ऐसा तो होता नहीं अक्सर। हमारी 5 साल की शादी में बमुश्किल 1-2 बार ही घर इतना बिखरा मिला है मुझे। किचन में पहुँचता हूँ, देखा तो फ्रिज में कुछ भी खाने का सामान नहीं है। खैर भूख लगी थी तो मैगी बनाने के लिए रख दी और अंजू को फोन लगाया, स्विच ऑफ। ऐसा तो कभी नहीं होता। एक और झटका, अंजू फोन को लेकर बहुत पार्टिकुलर है। कुछ भी हो जाए फोन बंद नहीं होने देती है। मन में थोड़ी घबराहट आई, किंतु झटक देता हूँ। हो सकता है बैटरी खत्म हो गई हो। घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे बहुत जल्दी में कहीं गई है वो, लेकिन कहाँ। सोच में हूँ, लेकिन अभी कुछ कर भी नहीं सकता। मैगी बन गई थी तो चाय के साथ लेकर बैठ जाता हूँ, लेकिन आज सालों में अकेले खाते हुए अजीब सा लग रहा है। शाम के समय हमेशा अंजू साथ होती है। सुबह के समय भी वो चाहे काम के कारण पास ना बैठे, लेकिन आसपास तो होती ही है। भले ही वो मेरे साथ नहीं खाती, मुझे खिलाकर तब खाती है, पर मेरे साथ बैठती जरूर है। एक साथ मन में आया, अकेले कैसी खाती होगी। खैर जैसे तैसे खाना खाया और प्लेट्स किचन में रखाया। टीवी ऑन किया, लेकिन मन नहीं लगा देखने में अंजू के बगैर। टीवी पर भले ही सिर्फ मेरी पसंद के प्रोग्राम चलते हों जो उसे पसंद नहीं आते, लेकिन वो साथ तो देती ही है। हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ बनाकर लाती है और फिर मेरे साथ बैठकर मेरी पसंद के प्रोग्राम देखती है। आज महसूस कर रहा हूँ कैसे अकेली देखती होगी वो सारा दिन टीवी मेरे बिना। टीवी में मन नहीं लगा तो उठकर बालकनी में चला आया। कितना सुकून सा है यहाँ। अंजू को यहाँ आकर बैठना बहुत पसंद हुआ करता था शादी के शुरुआती दिनों में, लेकिन फिर उसने यहाँ बैठना छोड़ दिया, ना जाने क्यों। याद करता हूँ कि किस तरह मेरे घर आने के बाद मेरे कंधे पर अपना सिर झुकाओ बैठा करती थी यहाँ। मैं उसे झिड़कता कि सब देखते हैं अंजू क्या करती हो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। आखिर मैंने उसके साथ यहाँ बैठना ही छोड़ दिया। शायद उसके बाद वो भी यहाँ नहीं बैठ सकी। आज उसकी बेचैनी और कुलबुलाहट महसूस दे रही है मुझे कुछ। कितना अजीब है यहाँ अकेले बैठना। यहाँ भी मन नहीं लगा, उठकर भीतर चलाया। अब झुंझलाहट सी हुई है उस पर, ना जाने कहाँ चली गई। ऐसा कभी करती नहीं है वो। मन नहीं माना, उठकर पड़ोस में जाता हूँ। बेल बजाई तो पड़ोसन रेखा ने दरवाजा खोला। उससे मालूम चला कि अंजू तो लगभग पिछले 1 साल से उसके घर नहीं आई। उसने बताया कि पूरा दिन घर में ही रहती है, कहीं निकलते देखा नहीं है उसने कभी उसे। उसने बताया कि शुरू में उसने बहुत कोशिश की अंजू से बात करने की, लेकिन जब अंजू ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने भी मिलना छोड़ दिया अंजू से। हताशा सा घर आया। रेखा ही तो उसकी सहेली थी पूरी कॉलोनी में, अब उससे भी नहीं मिलती और मुझे खबर भी नहीं। याद करता हूँ कितने मित्र थे उसके, कितना बोलती थी। बक बक हमेशा चलती रहती थी उसकी, कभी चुप नहीं होती थी। मैं परेशान हो जाता, झिड़क देता उसे। मुझे नहीं पसंद इतना बोलना। उसके मित्र भी नहीं पसंद थे मुझे। मेरे डांटने पर चुप हो जाती, थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती। मैं थक कर माथा पीट लेता और अपने कामों में लग जाता। ध्यान देना ही छोड़ दिया था मैंने उस पर। याद करता हूँ कितना कम हो गया है उसका बोलना। अब तो आंखों में ही जवाब दे दिया करती है। आज उसका ना बोलना, उसकी गैर मौजूदगी बहुत खल रही है मुझे, ना जाने क्यों। 1 साल से अंजू ने रेखा से नाता तोड़ लिया। मेरे प्रोजेक्ट को शुरू हुए भी तो 1 ही साल हुआ है। मैं एक सीनियर आर्किटेक्ट हूँ, काम में व्यस्त रहता हूँ, उसे समय नहीं दे पाता। लेट घर आना, जल्दी घर से जाना, वक्त कहाँ है मेरे पास उसे देने को। सुबह निकलता हूँ तो रात में घर आता हूँ, फिर खाना और टीवी देखते देखते ही सो जाता हूँ। अंजू शुरू से अकेली रहती थी इस घर में। शुरू में वो बहुत शिकायत करती थी, बहुत लड़ती मुझसे। कभी भी आवाज ऊंची नहीं होती उसकी, लेकिन फिर भी उसे यूं अकेले रहना पसंद नहीं था। मेरे ना सुनने पर उसने कहना धीरे धीरे बंद कर दिया था।
मुझसे लड़ना, शिकायत करना उसने सब कुछ बंद कर दिया था। आज लग रहा है कैसा महसूस होता होगा उसे अकेले। उसके बिना जीवन कहाँ है मेरा, याद ही नहीं है मुझे। आखिरी बार कब उसके बिना रहा हूँ मैं। मायके भी तो नहीं जाती हो, मायके के नाम पर है भी क्या। माँ पिता तो उसके बचपन में ही गुजर गए, भाई भाभी हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं जाने देता मैं उसे। क्या करेगी जाकर, यहाँ उसके बगैर मैं कैसे रहूंगा। सुबह मुझे पलंग से उठने से लेकर रात को मेरा पसंदीदा हल्दी का दूध देने तक सब कुछ वही तो करती है। अगर वो ना हो तो क्या होगा मेरा। घड़ी पर्स तक तो याद नहीं रहता मुझे लेना, वो भी वही याद दिलाती है। उसकी आदत हो गई है मुझे। मेरी पसंद का खाना बनाकर मुझे खिलाती है, लेकिन उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद क्या है। दिमाग पर जोर डालता हूँ, अचानक ही उठ बैठता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं है उसकी पसंद क्या है। शुरू में वो बताती थी मुझे ये पसंद है, वो पसंद है, मैंने ध्यान नहीं दिया कभी। फिर उसने कहना छोड़ दिया, जो बनाती मेरे लिए वो भी वही खा लेती थी। आज महसूस हो रहा है मुझे, क्या किया है मैंने। घर खाने को दौड़ रहा है, कमी खल रही है उसकी। कभी नहीं देखा मैंने इस घर को इन 5 सालों में खाली उसके बिना। एक एक चीज आज मुझे उसकी याद दिला रही है। जाने क्यों एक बेचैनी सी हो रही है मुझे। घड़ी देखता हूँ 8:30 बज गए हैं। कैसे और किससे पता करूं कहाँ है। 100 बार फोन लगा चुका हूँ, फोन लग ही नहीं रहा है। अब सच कहूँ अगर तो टेंशन हो रही है मुझे। शॉपिंग के लिए भी जाती है, अगर वो तो मेरे घर आने से पहले वापस आ जाती है। मुझे पसंद नहीं कि जब मैं घर आऊं तो वो घर पर ना मिले। साफ साफ कह रखा था मैंने उसे। पिछले 1 साल तो मैं 9 बजे से पहले नहीं आता, लेकिन उससे पहले भी कभी वो मेरे घर आने पर मुझे बाहर नहीं मिली। हमेशा दरवाजे के पास चक्कर लगाती रहती और एक बेल बजने पर ही गेट खोल दिया करती थी। आज मैं दरवाजे के पास चक्कर लगा रहा हूँ। अब समझ आ रहा है कि वो मेरे घर आते ही वो मेरे गले से लग जाती है और मैं उसे झिड़क कर दूर हटा दिया करता हूँ। मुझे ये नौटंकी पसंद नहीं। प्यार करो तो जताना जरूरी है क्या। प्यार तो आंखों का इकरार है, जुबान से इजहार जरूरी नहीं। समझती ही नहीं हो, लेकिन ना जाने क्यों लग रहा है कि अभी आ जाए तो सीने से लगा लूं उसे। शॉपिंग पर भी गई होती अगर तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। शॉपिंग से याद आया, उसने तो मुझसे कई दिनों से पैसे मांगे ही नहीं। शॉपिंग पर कैसे जा सकती है। उठकर रूम में चला आया हूँ, कहीं मन नहीं लग रहा है। पलंग पर बैठा हूँ, याद करता हूँ रात को सोते समय भी उसका पैर तो कभी हाथ मुझ पर आ ही जाता है। ऐसे ही सोती है वो और मैं उसको सुना देता हूँ नींद में ही। कैसे चुपचाप सो जाती है हमेशा एक कोना पकड़कर। उसके बिना एक पलंग कितना सूना है। चलूं कपड़े तो बदल ही लूं। अलमारी खोलता हूँ, अरे मेरा नाइट सूट कहाँ है। कितना मुश्किल है ये सब ढूंढना, वो ही करती है हमेशा। इस अलमारी में तो नहीं है, उसकी अलमारी में देखता हूँ। अलमारी खोलते ही उसकी खुशबू मेरी नाक के नथनों पर पड़ती है, जैसे किसी और ही जहां में खो जाता हूँ। सूट ढूंढ रहा हूँ, मिल गया। देखो कितनी लापरवाह है, मेरा सूट अपनी अलमारी में क्यों रखा है। अरे ये क्या, गिर गया। लाल साड़ी उसी की है, पहले करवा चौथ पर पहनी थी उसने। अभी भी याद है मुझे, कितनी खूबसूरत लग रही थी। परी सी है वो, गुड़िया सी। जब घर आया और उसने दरवाजा खोला तो देखता ही रह गया था उसे। अपने को संभाल नहीं सका था। मैं उसे गोद में उठाने को आगे बढ़ा था, उसने मुझे रोका और मुझे बाहर बालकनी में ले गई। मुझे उसका रोकना नागवार गुजरा था। चांद को देख जब थाली मेरे आगे की, तब याद आया कि आज तो करवा चौथ है। तब समझ आया कि क्यों इतने पैसे चाहिए थे उसे। बहुत डांट डपट कर मैंने पैसे दिए थे उसे। व्रत ढंग से तोड़ने भी नहीं दिया था उसे और इस कमरे में ले आया था। बिस्तर पर पहली बार उस रात उसकी आंख में आंसू देखे थे मैंने। आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि क्यों रोई थी वो। हद हो गई, अब तो 9:30 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। अब नहीं रुक पा रहा हूँ। उठकर नीचे गया, वॉचमैन से पता किया। शाम 4 बजे निकली थी वो। कुछ समझ नहीं आ रहा है। वापस कमरे में आ जाता हूँ। उसके भाई को फोन लगाया, मजबूरी थी मेरी, वरना उससे बात करना पसंद नहीं मुझे। पता चला वहां भी नहीं गई। उसकी तो अब और कोई दोस्त भी नहीं है। पुलिस के पास जाऊं क्या, शायद कुछ देर और इंतजार करना चाहिए।
क्या मालूम आती ही हो। अब मुझ पर एक शंका सी हावी हो रही है। घर में ढूंढता हूँ कुछ मिल जाए, अगर उसका कोई मैसेज या कुछ और। किचन में जाता हूँ, किचन में कुछ खास नहीं मिला, बस सामान की लंबी लिस्ट के सिवाय। झल्लाकर अंदर कमरे में वापस आता हूँ, ड्रावर्स वगैरह को चेक करता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। बाहर के ड्रावर्स में कुछ नहीं मिला, पर एक एहसास हुआ कि कितना तरीके और करीने से घर रखती है वो। हर चीज कितनी साफ और सुंदर तरह से उसने रखी हुई है। चेक करते वक्त सारा सामान इधर उधर कर दिया है मैंने। वापस आएगी तो हैरान रह जाएगी। खैर आने दो तो वापस, पहले तो मुझसे डांट ही खाएगी। उसकी अलमारी की ड्रावर खोलता हूँ, फिर से उसकी खुशबू का एहसास होता है। झटक कर फिर से चेक करता हूँ, कहीं कुछ मिल जाए। सबसे पहले हमारी शादी की एल्बम हाथ लगती है मेरे। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो बेड में रखी रहती है ना। शुरू में कई बार कभी भी लेकर बैठ जाती थी इसे। बार बार इन्हीं तस्वीरों को देखना बोझिल सा लगने लगा था मुझे। एक दिन मैंने उठाकर बेड में डाल दी थी। कम से कम रोज के नाटक से छुटकारा मिल गया था। अब तो मुझे याद भी नहीं आखिरी बार कब उसके साथ इन तस्वीरों को देखा था मैंने। अब अचानक ही इस पर हाथ जा रहा है, खोलकर देखने का मन कर रहा है और मैं सब कुछ भूलकर एल्बम देखने बैठ जाता हूँ। क्या खूबसूरत लग रही थी वो अपने लाल हरे जोड़े में। मेरी ही पसंद का तो था वो। हाँ, भले ही मैंने जुबान से ना कहा हो, लेकिन मेरा इशारा समझ गई थी वो। इसी जोड़े पर हाथ रखा था उसने। यही खासियत है उसकी, मेरी छोटी छोटी पसंद जानती है वो। उस दिन किसी की नजर नहीं हट रही थी उस पर से। मैं खुद उस दिन उसकी काजल भरी नजरों की गिरफ्त में था। शादी के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए थे। ये हनीमून वगैरह के चोंचले मुझे नहीं पसंद। हालांकि उसने दबी जुबान में कहा था, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो वो भी मान गई थी। हमारी शादी के बाद रस्म रिवाज के लिए ही हम गांव में रुके थे। उसके बाद तुरंत ही माँ पापा ने उसे मेरे साथ भेज दिया था। मेरे इस मकान को घर उसी ने बनाया था कर। कमाल की जादूगरी है उसके हाथों में। जिस काम को हाथ लगा देती है उसे करके ही दम लेती है, और वो भी बिल्कुल परफेक्शन से। घर का एक एक कोना उसकी अच्छे और सच्चे टेस्ट का नमूना है। इस घर को सजाने में मेरा कोई योगदान नहीं है सिवाय पैसे देने के, और पैसों के मामले में भी वो बहुत मितव्ययी है। एक एक पैसे को दांत से पकड़ती है। बहुत सोच समझकर खर्च करने के बावजूद भी उसने इतना सुंदर सजाया है इस घर को। आर्किटेक्ट मैं हूँ, लेकिन इस घर में मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ अंजू का ही है। शादी के शुरुआती दिनों में मेरे घर पर न आने का वो बहुत विरोध करती। मन तो मेरा भी होता था उसके साथ समय बिताने का, लेकिन काम का इतना प्रेशर था मुझ पर, वो समझती ही नहीं थी। उसका क्या था, छुट्टी लेकर घर बैठता तो ये घर चलता कैसे। पर उसको इन सब से क्या मतलब था। जब देखो रोमांस ही छाया रहता था उसके मन पर। हमेशा काम के बीच में फोन करके तंग करती रहती मुझे। मेरे खुद से फोन न करने पर मुझसे नाराज हो जाती, लेकिन मेरे पास उसे मनाने का भी समय कहाँ था। धीरे धीरे उसे समझ आ गई, कुछ कहना बंद ही कर दिया उसने। ना जाने के आज ऐसा लग रहा है कि वो वापिस आ जाए तो मैं भी उसके साथ वही बचपना करूं जो वो मेरे साथ तब किए करती थी। एल्बम देखकर मैंने उसे बंद कर दिया। आगे चेक किए ड्रावर तो मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ लगी। दिल धक से रह गया मेरा। हमारी शादी के दूसरे वर्ष अंजू ने मुझे खबर सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। मैं खुशी से फूला नहीं समाया था, लेकिन बस अपनी खुशी बयान नहीं कर सका। पता नहीं उसने मेरी खामोशी को क्या समझ लिया। उदास सी रहने लगी हो। मैं उसका ख्याल रखना चाहता था, लेकिन मैं रख नहीं पा रहा था। मेरे पास इतना समय ही नहीं होता था। यहाँ तक कि मैं डॉक्टर के यहाँ भी उसके साथ नहीं जा पाता। ऐसा नहीं था कि मेरा मन नहीं करता था, लेकिन एक बच्चे के आने की खबर ने मेरी जिम्मेदारियों को और बढ़ा दिया था। अब मैं और भी मेहनत करके खूब पैसा कमाना चाहता था, ताकि मैं अपने बच्चे को सुखद भविष्य दे सकूं। वो बहुत बीमार सी रहती थी उन दिनों। चाहकर भी मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रहा था। माँ को मैंने यहाँ आकर रहने को कहा, लेकिन पिताजी को छोड़कर वो कैसे आती, और पिताजी गांव से बाहर आना नहीं चाहते थे। न चाहते हुए भी मुझे उसे घर में अकेले छोड़कर जाना पड़ता। केवल रेखा थी जिसने उस समय हमारा इतना साथ दिया। वही अंजू का ध्यान रखती, उसे अस्पताल लेकर जाती। लेकिन अंजू का चेहरा दिन ब दिन उतरता जा रहा था। पिछले 2 सालों में मैंने
पहली बार उसे इतना कमजोर देखा था। एक मन करता कि छोड़ दूं नौकरी और उसके साथ रहूं, लेकिन ना कर पाता ऐसा। तीसरे महीने अंजू का गर्भपात हो गया। मुझे तो उसने बताया भी नहीं, एक फोन तो कर ही सकती थी। शाम को जब मैं घर आया तब रेखा से पता चला कि दोपहर में क्या हुआ। उसी ने मुझे बताया कि इस गर्भपात का यह नतीजा रहा कि रेखा अब कभी मां नहीं बन सकेगी। मैं तब भी कुछ बोल नहीं सका। मेरे आंखों के कोर गीले हो गए थे, लेकिन जुबान ने मेरा साथ नहीं दिया। हमारे बीच एक सन्नाटा फैल गया था। उस दिन के बाद अंजू टूट गई। दुख मुझे भी कम नहीं था, लेकिन मैं अंजू को संभाल नहीं सका। वो दिन ब दिन मुझसे दूर होती जा रही थी और मैं खुली आंखों से उसे खुद से दूर होता देख रहा था। ना जाने क्यों दिमाग के एक कोने ने मेरे बच्चे का कातिल अंजू को मान लिया था। मैं जानता हूँ उसकी गलती नहीं थी, मन तो यही कहता था मेरा, लेकिन दिमाग कहता कि उसी ने मेरे बच्चे का ध्यान नहीं रखा। उस घटना ने हमारे बीच एक खाई सी बना दी। खामोशी की एक दीवार जो समय ने बनाई थी हमारे बीच, अब वो दीवार इस घटना की ईंटों तले और भी बड़ी हो गई थी। वो मशीन की तरह मेरा सब काम करती, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखती, लेकिन मन से वो मेरे साथ नहीं होती। मैं अब इस जिंदगी का आदी हो चला था। अब हर समय चहकती रहने वाली, मेरा दिमाग खा जाने वाली अंजू बिल्कुल चुप सी हो गई थी। मेरा मन उसके करीब जाने को कहता, लेकिन मेरा दिमाग उसे अपने करीब नहीं आने देता। मैंने खुद को ऑफिस के कामों में और अंजू ने घर के कामों में खुद को झोंक दिया। यादों से बाहर निकलता हूँ, रिपोर्ट को एक तरफ रखता हूँ, ड्रावर दोबारा देखता हूँ, थोड़े और कुछ कागज और उनके नीचे गोलियां। ये किस चीज की गोलियां हैं? गूगल करता हूँ, अवसाद की गोलियां हैं। अंजू इन गोलियों को क्यों ले रही थी? उसे अवसाद कब हुआ? कागजों में मेरे डॉक्टर सिन्हा का प्रिस्क्रिप्शन मेरे हाथ लगता है। याद करता हूँ, उस हादसे के बाद ही तो अंजू खुद में सिमट गई थी। उस हादसे के लगभग 1 साल बाद की ही तो बात है। वो कुछ नहीं बोलती थी, 10 बात बोलता तब एक का जवाब देती थी। मायूस रहती, कभी भी किसी भी चीज में मन नहीं लगता उसका। घर के कामों में कुछ ज्यादा ही चुस्ती बरतने लगी थी। सफाई का जुनून तो उसका हद से ज्यादा बढ़ गया था। छोटी छोटी गंदगी को भी बार बार साफ करती, जैसे कोई डिसऑर्डर हो। मुझसे तो कुछ कहती नहीं थी, लेकिन खुद ब खुद बोलती रहती। मैं परेशान सा हो गया था। मैंने ही तो उसे डॉक्टर सिन्हा के पास भेजा था। रेखा के हिसाब तो गई थी वो, लेकिन उसने तो मुझे बताया था कि चिड़चिड़ेपन की शिकायत बताई है डॉक्टर ने उसे। कुछ दवाइयां दी है। उस समय भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, बस हर बार उसे दवाइयों के पैसे दे दिया करता था। लेकिन ये वाली दवाई तो उसने मुझे कभी भी नहीं दिखाई। तो क्या उसने मुझसे झूठ बोला था? रेखा से पूछता हूँ, उठकर दरवाजे तक आता हूँ, फिर ठिठक जाता हूँ। 10 बज चुके हैं, इस समय बेल बजाना ठीक नहीं रहेगा। अंजू आएगी तो उससे ही पूछूंगा, लेकिन वो है कहाँ? ये अवसाद की गोलियां देखकर मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से भर उठा था। मैंने उसके ड्रावर को और ढंग से चेक किया, जिसमें मुझे सिन्हा के प्रिस्क्रिप्शन की एक फाइल मिली। अंजू तब से लगातार ये दवाइयां ले रही है, लगातार उस डॉक्टर के संपर्क में है। कहीं वो आज भी तो वहां नहीं गई? नहीं, अगर डॉक्टर के यहाँ जाती तो फाइल साथ लेकर जाती, और अब तक तो वापस आ जाना चाहिए था। और ज्यादा उत्सुकता से उसकी ड्रावर चेक करता हूँ, कुछ हाथ नहीं लगा। उसकी अलमारी चेक करता हूँ, सोचकर सारी अलमारी को बेड पर बिखेर दिया मैंने। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो अवसाद में कैसे हो सकती है? कोई केवल चिड़चिड़े होने पर या केवल चुप होने पर अवसाद में चला जाता है क्या? ये सिन्हा उसका बेवकूफ बना रहा है और वो बन रही है। मुझसे बिना पूछे बिना बताए ऐसी गोलियां ले रही है। और फिर पिछले 3-4 महीने से तो बहुत बदलाव भी आ गया है उसमें। थोड़ी खुशी भी दिख रही है। घर आते ही मुझसे लिपटने का सिलसिला भी उसने फिर से शुरू किया है। हाँ, ज्यादा अब भी नहीं बोलती है, लेकिन उसकी इस स्थिति को अवसाद तो नहीं कहा जा सकता है। एक मुस्कान से बिखरी रहती है उसके चेहरे पर। अब तो अवसाद नहीं है उसे। इतना व्यस्त थोड़े हूं मैं खुद में कि उसकी हालत ना पहचान सकूं। सोचते सोचते ही निगाहें झुक सी रही है। क्या वाकई में उससे इतना उदासीन हो गया? अलमारी चेक करते हुए मेरे हाथ एक पास लगा, एडमिशन पास, संगीत एकेडमी का है। इसका मतलब अंजू संगीत शिक्षा के लिए कक्षाएं ले रही है। उसको संगीत का बहुत शौक है, बहुत अच्छा गाती है वो।
लेकिन मुझे नहीं पसंद उसका गाना। सभ्य परिवारों की औरतें गाती हैं क्या? नहीं, कभी नहीं। मेरे मना करने के बाद गाती नहीं थी वो, और उस हादसे के बाद तो कभी उसे गुनगुनाते भी नहीं सुना मैंने। तो फिर ये पास, नाम तो उसी का लिखा है, 4 महीने पहले का है, 4 से 6 बजे की क्लासेस का बैच। ओह, तो इसका मतलब वो आज भी संगीत एकेडमी गई है, लेकिन वहां से भी अब तक तो आ जाना चाहिए था, और उसने मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे। कहीं ये उस सिन्हा का किया धरा तो नहीं? सुना है मैंने अवसाद को दूर करने के लिए डॉक्टर्स ऐसे वाहियात तरीके अपनाते हैं। सिर पकड़कर बैठ गया हूँ अपना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हर क्षण चिंता बढ़ रही है अब मेरी। रात के 11 बज चुके हैं, अब तो हद ही हो गई। क्या करूं? उठकर कपड़े बदलता हूं। अब तो पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। इस शहर का ठिकाना भी तो नहीं है कुछ, हर रोज कोई बुरी खबर सुनने को मिल ही जाती है। और फिर अंजू को आसपास की जगहों के सिवा बाकी जगहों का पता भी कहाँ होगा? हो सकता है पता भी हो। जब ये बात छुपाई मुझसे तो क्या पता और कुछ भी छुपाती हो। सोच में डूबा हूँ कि फोन बजा। पहली बेल में उठा लिया है मैंने। इतनी रात को अनजान नंबर से फोन, मन किसी अनहोनी की आशंका से घिर उठा है। फोन उठाते ही जो आवाज और शब्द मेरे कानों में पड़े हैं, ऐसा लगा जैसे किसी ने खोलता शीशा उड़ेल दिया हो। सुनकर धक रह गया हूँ। फोन हाथ से छूट चुका है। हड़बड़ाया सा कार की चाबियां उठा भागा हूँ। अंजू का एक्सीडेंट हुआ है, वो सिटी अस्पताल में मौत से जूझ रही है। पुलिस का फोन था, उसके फोन के अवशेष मिले घटनास्थल पर ही, पर उसे सिम निकालकर मुझे खबर की गई। गाड़ी चलाते हुए उसके साथ बिताया पल, उसके बगैर बिताए लम्हे आंखों के आगे घूम रहे हैं। एक जगह गाड़ी की टक्कर भी हो गई, गाड़ी बंद पड़ गई। मुश्किलों से दोबारा स्टार्ट की है, अस्पताल को भाग रहा हूँ। अस्पताल पहुंचकर मालूम चला कि सिर में गहरी चोट आई है। डॉक्टर ने केस को गंभीर बताया है, ऑपरेशन थिएटर में है अभी। डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। थका सा मैं वहीं निढाल हो गया हूँ। रह रहकर उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा उदास चेहरे में बदलता हुआ मेरी आंखों के सामने तैर रहा है। एक एक पल जब मैंने उसे चोट पहुंचाई, जब मैंने उसे नहीं सुना, जब मैंने उसे अकेला छोड़ दिया, सब याद आ रहा है। कैसे मेरी तबीयत खराब होने पर मेरी सेवा करती है वो, कैसे एक पल को भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी वो, कैसे मेरी हर जरूरत को ईश्वर से भी पहले रखती है वो। मैं थिएटर के बाहर खड़ा बस यही कहता हूँ, अंजू जाना नहीं। मैं जानता हूँ कभी समझ नहीं सका तुम्हें, कभी समय नहीं दिया, लेकिन तुमसे इन चंद घंटों की दूरी में तुम्हारे दर्द, तुम्हारी करुणा का अंदाजा लगा चुका हूँ मैं। जाना नहीं अंजू, वादा करता हूँ अब ना सिर्फ प्यार करूंगा, जताऊंगा भी। वादा करता हूँ अब कभी नहीं झिड़कूंगा तुम्हें। इन 5 सालों के साथ की कसम है तुम्हें अंजू, इतनी बड़ी सजा मत देना मुझे मेरे गुनाहों की। सीख लेना तुम संगीत, रख देना सारी रात मुझ पर पैर। साथ बैठकर खाना खाऊंगा आपसे, बालकनी में भी बैठूंगा तुम्हारे साथ। खूब बातें कर लेना अंजू, वादा करता हूँ तुम्हें कभी नहीं डांटूंगा। हर वो खुशी दूंगा तुम्हें जो अब तक ना दे सका। जानता हूँ मैं तुम मेरी जैसी स्वार्थी नहीं हो, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे माफ कर दोगी तुम, माफ कर दोगी ना अंजू। सारी रात उसका खून बहना नहीं रुका है। डॉक्टर्स की पूरी टीम लगी रही है रात भर। मैं घबराया सा कभी डॉक्टर्स को तो कभी भगवान को देख रहा हूँ। मेरे कर्मों की इतनी बड़ी सजा उसे मत दो भगवान। दोषी मैं हूँ, लेकिन उसे जीवन दान दे दो भगवान। सूरज की किरणें फलक पर फैल चुकी हैं। डॉक्टर्स की टीम बाहर आ चुकी है। अंजू की जान बच गई है। ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मुझे छोड़कर कैसे जा सकती थी वो। ये तो केवल उसका तरीका था मुझे सबक सिखाने का। सुबह 9 बजे उसकी आंखें खुली हैं। मैं सामने खड़ा हूँ उसके, वो अंदर मैं बाहर। इशारे से मुझे अंदर बुला रही है वो। डॉक्टर की अनुमति ले अंदर चला जाता हूँ। उसके सामने खड़ा हूँ। एक आंसू की बूंद कब मेरी आंखों से उसकी आंख में उतर आई है पता नहीं कर सका हूँ। इशारे से मुझे अपने पास बुला रही है। पास जाकर बस इतना ही कह पाता हूँ, मुझे माफ कर देना अंजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे गले लगने का इशारा कर रही है। इस बार बिना हिचके, बिना किसी मौजूदगी से डरे उसके गले लग जाता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।